प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। इंटरपोलेशन के टॉपिक में हम लोग काम कर रहे हैं विद्यार्थियों, और पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटरपोलेशन के ऊपर काफी कुछ बात भी करी है। हम लोगों ने पिछली क्लास में विद्यार्थियों डिफरेंस टेबल बनाने के ऊपर डिस्कशन किया था, और आज हम लोग डिफरेंस टेबल का यूज करके जो गिवन डेटा है उस डेटा में अगर y की कोई वैल्यू मिसिंग है तो उस मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए इंटरपोलेशन और डिफरेंस टेबल का इस्तेमाल करने वाले हैं विद्यार्थियों। ठीक, इंटरपोलेशन का इस्तेमाल या इंटरपोलेशन फॉर्मूलों का इस्तेमाल तो हम लोग आगे चल के करेंगे, लेकिन आज हम लोग विद्यार्थियों बात करने वाले हैं कि डिफरेंस टेबल का यूज करके या फिर डिफरेंस ऑपरेटर्स का यूज करके हम कैसे मिसिंग टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग दो तरह के क्वेश्चन लेंगे, जिसमें एक में एक मिसिंग टर्म हो सकता है और दूसरे में दो मिसिंग टर्म्स हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को करने की हम दो मेथड्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना, और दोनों ही मेथड्स अच्छी हैं, बढ़िया हैं, आप इनका भरपूर यूज करिएगा। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा और सीधे क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊंगा और क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे हम लोग मिसिंग टर्म्स के क्वेश्चंस को फाइंड करेंगे। दो मेथड्स हैं विद्यार्थियों यहाँ पर, है ना। एक तो हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंस टेबल, मेनली हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के ऊपर बात करेंगे। डिफरेंस टेबल की मदद से हम लोग मिसिंग टर्म्स फाइंड करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोग यहाँ पर जो रिलेशन होते हैं किसमें, डेल में, डेल इज इक्वल्स टू आपके पास में विद्यार्थियों e-1 होता है, ठीक है ना, और बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू आपके पास में 1 - e इनवर्स होता है। हम लोग इन रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, और इन रिलेशन, ये जो सेकंड वाला केस है, इस रिलेशन का यूज हम तब कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि n एंट्रीज अगर हम लोगों को दी हुई हैं, n डेटा पॉइंट्स अगर हमें दिए हुए हैं, तो उनका nth फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और अगर उसमें एक और nth डिफरेंस एक और डिफरेंस ऑफ कर दिया जाए फॉरवर्ड डिफरेंस, तो इट बिकम 0। तो ये बेसिकली इन दो कांस्टेंट, इन दो कंडीशनों का यूज करके हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही केस में विद्यार्थियों डिफरेंस टेबल में भी ये वाली कंडीशन यूज होगी, ये वाली कंडीशन यूज होगी, और यहां पर भी यही और यही कंडीशन यूज होने वाली है। ये चीज मैं आप लोगों को पिछले एक लेक्चर में भी बताया था, जब हम लोग डिफरेंस टेबल के ऊपर बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास में n एंट्रीज हैं तो उनसे बना हुआ जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो nth डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस जो होगा, वो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, वो हमारे पास में हो जाएगा इट इज कांस्टेंट, और उससे एक ज्यादा अगर फॉरवर्ड डिफरेंस कर देंगे तो इट बिकम 0, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सो लुक एट दिस क्वेश्चन विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें x और y की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। x इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 और y इज इक्वल्स टू 1, 3, 9 और 18 दिया है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों कि ये जो मिसिंग टर्म के क्वेश्चंस हैं, और जब आप उसमें फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस या शिफ्टिंग ऑपरेटर यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका जो डेटा है, जो भी एंट्रीज हैं, वो इक्वल इंटरवल के साथ में होनी चाहिए। बी केयरफुल, इक्वल इंटरवल के साथ में होना चाहिए। अनइक्वल में ये जो फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस या फिर जो सेकंड मेथड है, ये काम नहीं करेगी। क्लियर है। यहां पर आते हैं विद्यार्थियों, तो लुक एट दिस। अगर इस 3 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दी हुई है ना, वो मिसिंग है, हमें यही फाइंड करना है बेसिकली। तो हम लोग यहां पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं विद्यार्थियों, लेट y0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि y, इसको हम लोग y1 मान लेते हैं, y1, y2 1 इज इक्वल्स टू y2 1। ऐसे ना करके कुछ और करते हैं। लेट y0 इज इक्वल्स टू 1, y1 इज इक्वल्स टू 3, y2 इज इक्वल्स टू 9, y3 इज इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है, और y4 इज इक्वल्स टू 81। अगर देखा जाए बेटा कुल मिला के, तो जो y की वैल्यूज हैं वो कुल मिला के कितनी है, 4 है। 1, 2, 3 और 4, ठीक। तो इन 4 वैल्यूज से अगर हम इंटरपोलेशन करें और एक पॉलिनोमियल बनाएं, तो हम लोगों को जो पॉलिनोमियल मिलेगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी।
कितनी डिग्री होगी? 3 होगी। और 3 अगर डिग्री होगी तो उसका जब हम थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो इट बिकम कांस्टेंट, और फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा। हम इसी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे y3 को जो हमें फाइंड करना है, मिसिंग टर्म को y3 मानते हुए हम लोग एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे कुछ इस तरह से। लिखिएगा यहां पे, समझिएगा। मेकिंग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंसीडरिंग missing term as what? As y3। मिसिंग टर्म को y3 मानते हुए हम लोग एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं बच्चों x, यहां पर लिखते हैं y। ठीक, एंड मेक अ लाइन, यहां पे लिख दीजिए 0 1 2 3 4, और यहां पे लिख दीजिए 1 3 9, और यहां पे लिख दीजिए y3, और यहां पे 4 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 81। नाउ फाइंड द फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे आपके पास में 6 बचेगा, y3 में से 9 जाएगा तो y3 माइनस 9 आ जाएगा, 81 में से y3 जाएगा तो 81 माइनस y3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के y3 को मिला के कुल 5 वैल्यू थी, यहाँ पर 4 रह गई। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस बनाएंगे बच्चों हम लोग, तो हमारे पास में आएगा 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, y3 माइनस 9 माइनस 6, तो ये आपके पास में हो जाएगा y3 माइनस 15, y3 माइनस दिस वन। तो जब इससे इसको माइनस करेंगे बच्चों तो 81 प्लस 9 ये आपके पास में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना ये वाला, तो ये हो जाएगा 90, और माइनस y3 और y3 मिलके हो जाएंगे 2y3। जब हम लोग थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे विद्यार्थियों, ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास में विद्यार्थियों कितना आ जाएगा? हमारे पास में आएगा y3 माइनस 15 माइनस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा y3 माइनस 19। यहाँ पर जब माइनस करेंगे बच्चों तो 19 प्लस दिस वन, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 2y3 माइनस y3 हो जाएगा माइनस का 3y3। एंड देन इसके बाद में इसका फोर्थ डिफरेंस और निकाल देते हैं, तो आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थियों 105 माइनस 19, तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 105 और 19 हो जाएगा बच्चों 124 माइनस y3, और ये एक ऐड और हो जाएगा तो 4y3। ठीक है ना। सो ये आपके पास में एक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन जाएगा बच्चों। ठीक, अब इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की मदद से हम लोग कैसे y3 की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, है ना, देखिएगा ध्यान से। here 3 entries are known, यानी हमें 3 ही जो नंबर्स हैं, सॉरी 3 नहीं 4, 4 एंट्रीज आर नोन। ठीक है, 4 नंबर्स ही हमें पता है, नोन। सो वी गेट 4 एंट्रीज हैं बच्चों, तो वी गेट 3 डिग्री पॉलिनोमियल for this data. So ठीक है ना, so del 3y is equals to constant and del 4y is equals to what? 0। तो del 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। अब del 4y 0 कितना आया है? वो आया है 124 माइनस 4y3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यहां पर y3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 124 डिवाइड बाय 4। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो y3 इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, तो y3 इज इक्वल्स टू 31। ठीक, ये आपके पास में y3 की वैल्यू आ जाएगी।
तो y3 बहुत आसानी से आपका कितना निकल आया, 31 निकल के आ गया। सो ये एक प्रोसीजर है जिसकी मदद से आप लोग निकाल सकते हो बच्चों। किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो y3 की वैल्यू, यानी कि ये जो मिसिंग टर्म था उसको निकाल सकते हो। अब ये तो हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस टेबल, ठीक है, ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ये मेथड से नहीं निकालना है, डिफरेंस टेबल की मदद से नहीं निकालना है, आपको ये वाला मतलब ये डिफरेंस टेबल बनाना ही नहीं है, तो इसका एक और तरीका है बच्चों। क्या तरीका है वो मैं आपको बताता हूं, लुक एट दिस। दूसरा तरीका है मेथड नंबर 2, उसको समझिएगा, वो भी ज्यादा दम नहीं है, आसानी है। तो लुक एट दिस, वही लाइनें आपको लिखनी है। क्या, गिवन 4 values and 1 is missing, ठीक। So for these 4 values we get a 3-degree interpolating polynomial, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, 3rd डिग्री का इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल हमें मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। सो डेल 4y जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आई रिपीट, डेल 4y, बल्कि डेल 4y, और यू कैन से डेल 4y0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो क्योंकि हमें 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो जो 4th डिफरेंस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0, बिकॉज 3rd डिफरेंस कांस्टेंट आता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। हम लोगों ने वैसे किया होगा, जैसे y बराबर मान लीजिए आपके पास में x² + 2x + 3 है, तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे कि सर ये तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 2 डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए यदि हम लोग 3rd डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए, है ना। चलो चेक करते हैं, बताता हूं। तो जब हम फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास में कितना आएगा, हमारे पास में आएगा fx + h - fx। तो fx मतलब यही y आपका। सो fx + h मतलब कि x + h का होल स्क्वायर + 2x + h एंड +3, और माइनस में fx मतलब कि पूरा का पूरा x² + 2x + 3। तो x + h का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x² + h² एंड +2xh एंड +2x + 2h + 3 - x² + -2x और माइनस का 3। तो बच्चों देखो, x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में कितना बचेगा बच्चों, आपके पास में बचेगा दिस इज इक्वल्स टू, मतलब फर्स्ट डिफरेंस जब आपने निकाला तो आपके पास में रह गया h² + 2xh एंड +2h एंड ये सब तो कट गया, x² कट गया, 2x से 2x कट गया, 3 से 3 कट गया, और ठीक है आपके पास में 2xh + h² बचा। अब जब दूसरा अपन लोग डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड डिफरेंस, तो व्हाट इज दैट, सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, फिर वही कि जो वैल्यू आपके पास आई है, क्या, इट्स दिस इज व्हाट, दिस इज डेल ऑफ fx माइनस, बल्कि यहां पर अपने को लिखना चाहिए डेल ऑफ fx, लुक एट दिस, हाँ। सो यहां पर del 2y इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज del y। सो ये आपके पास में y की वैल्यू आई है, del y की वैल्यू आई है। इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग fx मान लें, कैपिटल fx, तो आपको मिलेगा यहां पर दिस इज व्हाट, दिस इज del ऑफ कैपिटल fx। सो इसकी क्या वैल्यू आएगी, दिस इज f x + h माइनस का fx, ठीक है ना।
अब इसमें वैल्यू रखो बच्चों, तो एफ एक्स प्लस एच, कैपिटल एफ एक्स प्लस एच वो यहां से निकलेगा क्योंकि ये कैपिटल एफ एक्स है। जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस एच लिख दो, तो एच स्क्वायर प्लस 2h में तो कोई चेंजेस नहीं, यहां पे 2x प्लस एच और मल्टीप्लाई में h आ जाएगा। माइनस में माइनस ये सही है, और माइनस में पूरा का पूरा ये आ जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर प्लस माइनस में 2xh और माइनस में 2h, ये आपके पास में आ जाएगा विद्यार्थी। अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में आपके पास में इसको कैलकुलेट करना है। तो आपके पास जब ये आप ओपन करोगे तो देखो बच्चों, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, 2h से 2h कैंसिल हो जाएगा, 2xh से ये 2xh कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास में लास्ट में बचेगा 2h स्क्वायर। एंड लुक एट दिस, डेल स्क्वायर y, यानी कि सेकंड डिग्री के पॉलिनोमियल का जब सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकाला तो यू विल गेट कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट मिल रहा है बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप लोग डेल क्यूब y निकालेंगे, है ना, तो ये आपके पास में आ जाएगा डेल स्क्वायर y। अब डेल स्क्वायर y, इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग क्या मान लें, सपोज दैट के gx मान लें, तो gx तो कांस्टेंट है, उसमें x है ही नहीं, तो इसका मतलब जब आप दिस वन यानी कि डेल ऑफ gx निकालने के लिए जाएंगे तो यू विल गेट gx प्लस एच माइनस gx। तो भाई ये तो दोनों ही कांस्टेंट है, gx कांस्टेंट है, तो मतलब यहां पर भी आपके पास में आ जाएगा कितना, 2h स्क्वायर, यहां पर भी 2h स्क्वायर, तो यू विल गेट 0। इसीलिए जो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है ऑफ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल वो 0 आ जाता है। आगे चल के आप लोगों को यह भी समझ में आएगा कि अगर हमें 3 एंट्रीज दी हुई हो या 4 एंट्रीज दी हुई हो तो 4 एंट्रीज से कैसे थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल ही बनता है, इससे बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं बनता है। ये भी हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे विद्यार्थियों, ठीक है। सो ये आपके पास में आ गया है। अब हम लोग वहां आ जाते हैं वापस जहां से हम लोग शुरू करे थे, है ना, ये तो दूसरी कहानी चल रही थी पैरेलल। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जब हम लोग बनाएंगे तो ऊपर की वैल्यू बचती है ना केवल y0, तो वो लास्ट में 0 हो जाएगी, ठीक है, ये भी सही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि सिंस जो डेल है उसकी वैल्यू होती है e-1, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो डेल इज इक्वल्स टू e-1 होता है, तो अगर डेल की जगह पर हम लोग e-1 लिख दें तो e-1 रेज़ टू द पावर 4 y0 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास में कंडीशन आ जानी है बच्चों, ठीक है ना। नाउ लुक एट दिस, मुझे लगता है कुछ गलत है, हमें 3 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा तो थर्ड कांस्टेंट होगा, हाँ सही है, सही है। अब ये e-1 की पावर 4 जो है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, क्योंकि अब आपको यहां पर इसको जब सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो जहां तक मेरा ख्याल है ये तुम्हारे पास में आएगा, कितना आएगा, इट्स e टू द पावर 4, ठीक है ना, एंड फिर माइनस 4e की पावर 3 एंड y, एंड फिर प्लस हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आपके पास है 4 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, यानी कि ये 6 हो जाएगा फिर। सो इट्स 6 ई स्क्वायर, ये आपके पास में आएगा, फिर माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास में 4 3 1, ठीक है ना, यही आएगा ना, 4c1 4c2 4c3, तो यहाँ पर माइनस का 4 और e आएगा, और फिर लास्ट में आएगा प्लस दिस वन पावर 0, दिस इज 1 विद पावर 4। तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा, आई थिंक +1 आएगा बस, केवल +1, और ये y0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये स्थिति बनेगी बच्चों। इसको चाहो तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि ये हमने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, अभी चेक भी हो जाएगा वैसे जब हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे। अब जरा ध्यान देना कि ये वास्तव में क्या है, ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है। अब इस y0 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो जब e की पावर 4 y0 के ऊपर ऑपरेट होगा तो पता है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y4 माइनस 4। जब e3 मतलब 3 शिफ्टिंग ऑपरेटर y0 के ऊपर ऑपरेट होगा तो e3 y0 पता क्या बन जाएगा, y3 प्लस 6
y2 माइनस 4 y1 प्लस y0 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इस टेबल में सारी की सारी वैल्यूज रख दो। जैसे y4 की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो आप कहोगे सर y4 की वैल्यू 81 है, y3 तो आपको निकालना है, प्लस 6, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, जहां तक मेरा ना ख्याल है कि y2 की वैल्यू 9 है। तो y2 किधर गया, y2 y1 y2 y3 9 है, ठीक है ना। तो 9 है, 3 है और 1 है ना, ठीक है। सो आपके पास में y2 की वैल्यू है 9, तो यहां पर आ जाएगा 9 माइनस 4, y1 की वैल्यू है 3, तो यहां हो जाएगा 3, और y0 की वैल्यू है 1, तो दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू 0। सो 81 और ये 9 9 छंग 54, सो 81 प्लस 54 और माइनस का 12 और प्लस का 1, ठीक है, तो ये प्लस का 1। सो आपके पास में 81 और ये तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये तीनों को बनाएंगे 82 और ये 54, तो 2 और 4 6, 8 और 5 13, तो 13, ठीक है ना, 8 और 5 13, तो ये कहाँ से आ गया, 136 आएगा। अब 136 में से आप 12 घटा देंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास में आएगा माइनस का 4y3 प्लस का 124 बराबर 0। तो आपके पास में y3 बराबर आएगा 124/4। यही उधर पे भी आ रहा था जब आपने पहले करा था बच्चों। तो आपके पास में अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 31। और पिछली बार जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की मदद से आपने क्वेश्चन किया था उसमें भी आपको कितना मिल रहा था बच्चों, 31 आंसर ही मिल रहा था। तो ये जो दो मेथड्स हैं बच्चों, इनमें से आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, आसान है, कुछ ज्यादा दम भी नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही जो तरीके हैं ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों को देके जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा। 2 क्वेश्चंस की मुझे जरूरत नहीं लगती है, आप एक क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि कंसेप्ट क्या है बच्चों। आपको क्वेश्चन लेता हूं तो उसमें समझाता हूं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो 2 मिसिंग टर्म्स हैं जो आप लोगों को फाइंड करनी है। ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। थोड़ी देर के लिए आप इसे मान लीजिए y0, इसे मान लीजिए y1, इसे y2, इसे y3, इसे y4, इसे y5 और इसे y6। तो कुल मिला के आपके पास में 7 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से 2 मिसिंग हैं, यानी कि 5 वैल्यूज आपको गिवन है, किसकी, y की। तो इन 5 वैल्यूज के साथ में अगर आप पॉलिनोमियल बनाओगे तो उसकी डिग्री आएगी 4 डिग्री। कितनी डिग्री का आएगा, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। अब इस 4 डिग्री के पॉलिनोमियल का अगर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल लोगे जब, तो आपके पास में जो जिसे मैं कहूं कि 4 है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो जब आप इसका 5th ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो दैट बिकम 0। मतलब वो दोनों ही वैल्यूज जो हैं वो क्या आ जाएंगी, जो भी वैल्यूज आने वाली हैं वो 0 हो जाएंगे। मतलब ये आपका 0 आना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, इसे y4 और इसे y6 मानते हुए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे, ठीक है। टेबल बनाते जाओगे, ये निकालोगे, del 2y निकालोगे, del 3y निकालोगे, del 4y निकालोगे, del 5y निकालोगे। तो जब del 5y निकालोगे बच्चों तो यहां पर आपके पास 2 वैल्यूज बचेंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। एक में क्या कहते हैं आपका y4 रहेगा, एक में y6 रहेगा। तो आप उन दोनों ही वैल्यूज को इक्वल टू 0 कर दोगे, 2 लीनियर इक्वेशंस बनेंगी y4 और y6 में, दोनों को सॉल्व कर दोगे, y4 और y5 का वैल्यू, y6 का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रोसीजर से आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस में वो e-1 रेज़ टू द पावर जिसे कहेंगे 5 वाला कंसेप्ट यूज मत करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का ही इस्तेमाल करें और इस कॉन्सेप्ट को लास्ट में यूज कर लें, तो डेफिनेटली वो 2 इक्वेशंस जो बनेंगी आप उनको आसानी से सॉल्व भी कर पाओगे और आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, यहां पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। इसके आंसर्स जो हैं, इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं।
इसके आंसर आएंगे 74 और 261, ये दो वैल्यूज आएंगे। दिस इज योर y4 एंड दिस इज योर y6। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। जो प्रोसीजर हम लोगों ने अडॉप्ट करा था बच्चों फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल वाला, वही प्रोसीजर आप लोगों के लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो आप उसी को ही अडॉप्ट करिएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद में एक छोटा सा जनरल डिस्कशन आप लोगों के लिए, जो कि आपकी आदतों से जुड़ा हुआ है, मेरी आदतों से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, अगर आप शहर में रहते हैं या फिर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अक्सर, अगर आप थोड़े भी समझदार हैं तो मेरी बात को समझेंगे, आप अक्सर सड़क पर इधर उधर जाते आते कभी भी कुछ खाते हैं, चाहे पैकेट का हो चाहे घर का हो, उसमें जो भी वेस्ट बचता है आप इधर उधर फेंक देते हैं, चाहे पॉलिथीन हो, चाहे चिप्स के पैकेट का रैपर हो, या फिर बिस्किट के पैकेट का पल्ली हो, कुछ भी हो, आप इधर उधर फेंक देते हैं बिना कुछ सोचे समझे। सामान्य सी बात है, हमको कोई सिखाता भी नहीं है। ठीक है ना, नाउ वो सारी की सारी जो चीजें हैं बारिश में या फिर हवा के साथ में उड़कर कहां पे चली जाती हैं, इन जल स्रोतों पे चली जाती हैं। राइट, ये सब पॉलिथीन है बच्चों, है ना, या तो उड़ के गई हैं या फिर आप में से या हम में से ही किसी ने भी कहीं पे भी नदी तालाब के किनारे जाते हुए, सबको अच्छा लगता है नदी में, है ना, नदी के पास में जाना, तालाब के किनारे बैठना, लेकिन हम गंदगी भी वहीं पे करके आते हैं, वहीं फेंक देते हैं कचरा। जो भी जाएंगे गर्लफ्रेंड के साथ में जाएंगे, बढ़िया चिप्स खाएंगे, उसका बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे, ये वो हैप्पी बर्थडे टू यू, और जितना भी केक का बचा हुआ मटेरियल होगा, यानी कि जिस पॉलिथीन में आप ले गए थे उसके साथ जो चिप्स नमकीन ले गए थे, चाकू ले गए थे, मोमबत्तियां ले गए थे, या वो केक जिस भी कितने लकड़ी के उसके ऊपर रखा होगा या गत्ते के ऊपर, वो सब वहीं फेंक किया जाते हैं। वेरी वेरी बैड, बहुत बुरी आदत है। और उस बुरी आदत के चलते जरा देखो होता क्या है। लुक एट दिस, ये कुछ भी नहीं है बच्चों, ये हमारे जल स्रोतों को और किसी ने नहीं, हमने ही गंदा किया है। हम भले ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा घटिया किस्म की मानसिकता रखते हैं, या फिर बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल कंप्लीटली डंप हो गया है। हमसे अच्छा तो गांव के अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, जो प्रकृति की कम से कम कद्र तो करते हैं, गंदा नहीं करते हैं, गंदगी नहीं चला फेंकते हैं, नदियों की पूजा करते हैं और उनमें गंदगी नहीं डालते हैं। सामान्यता गांव के नदी नाले आपको ज्यादा साफ दिखेंगे बनिस्बत शहर के नदी नालों के। चाहो तो कंपैरिजन कर लेना, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा व्यू है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कि हमें अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। हम में से कई लोग होते हैं, हमारे घर में पूजा होती है और जो भी उस पूजा का पूजन सामग्री होता है वो पॉलिथीन समेत हम उठा के तालाब में डाल के आ जाते हैं। वेरी बैड। क्यों भाई, क्या दिक्कत क्या है ना। डर लगता है कि अगर इधर उधर फेंका तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ठीक है ना, या फिर जो पूजा करी है उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। नारियल के छिलके हैं, पत्ते हैं, या फिर कुछ भी हैं, फूल पत्तियां जो बची हैं उनको आप डस्टबिन में डालिए। आप अगर शहर में रहते हैं तो मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, आपके घर पे जो है वो गीला कचरा और सूखा कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियां आती होंगी, तो आप वो गीला और सूखा कचरा जो है अलग अलग डाल दीजिए, काम हो जाएगा आपका। क्या नदी में जाके पन्नी के साथ में डाल के आने की जरूरत है यार। हाँ, अच्छा लगता है क्या कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिन नदियों से हमारा जीवन चलता है ना, जिन तालाबों से हमें पानी मिलता है पीने के लिए, हम उन्हीं को ही इतना गंदा कर देते हैं। बहुत ही खराब आदत है। सो प्लीज जागरूक बनिए, अपने आप को सचेत रखिए, इस दिमाग को खुला रखिए, है ना। हमेशा अचेतन अवस्था में मत रहिए, या ऐसे ख्यालों में मत खोए रहिए कि आप क्या कर रहे हैं आपको ही ना पता हो, कहाँ गंदगी कर रहे हो, कहाँ गंदगी फेंक रहे हो। बिल्कुल भी इस तरह की आदतों मतलब इस तरह की जो आदतें हैं उनको छोड़िए, है ना। इस तरह का जो जीवनचर्या है उसको त्यागिए, छोड़ दीजिए उस तरह की जीवनचर्या को। ये हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, ये केवल मेरा व्यू था, अच्छा लगे तो अपनाइएगा, अपने जीवनचर्या अपनी जीवन शैली में इसको उतारिएगा, और हो सके अगर हिम्मत हो तो अपने आप को तो सुधार ही लीजिएगा, सबसे बड़ी बात वो है। और अगर हिम्मत हो, जो शायद मुझ में नहीं है अक्सर, है ना, अपने दोस्तों को या फिर यहाँ वहां घूमते फिरते अगर आपको कोई इस तरह की हरकत करता नजर आए तो उसको टोक दीजिए कि अरे भाई क्यों फेंक रहे हो तालाब में पन्नी या फिर कचरा, जाके उधर कहीं डस्टबिन में डाल दो, है ना, अच्छा नहीं लगता है।
जब हम खुद सीख जाएंगे और टोकना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। तो पहली सीढ़ी तो यह है कि भाई हम खुद बदलें अपने आप को, और अगर इच्छा हो समाज सेवा की तो आप दूसरों को टोक दीजिए जो गलत काम कर रहे हैं। पोलाइटली टोकिएगा, लड़ने झगड़ने मत लगिएगा, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना बड़े जिसे कहें गुस्सैल होते हैं और बिल्कुल एक पैर पे खड़े रहते हैं लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल भी मत करिएगा। पोलाइटली कहिएगा भैया मत फेंको यार, अपना ही नदी है, अपना ही तालाब है, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। गंदगी होती है, मछलियाँ होती हैं, पन्नियाँ वन्नियाँ खा जाती हैं, सड़ा हुआ पानी सड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। वो नहीं माने हम तो फेंकेंगे, तू क्या कर लेगा बे, ऐसे की तैसी तेरी, ठीक है भैया फेंक दो, है ना, मत सुनो, छोड़ दीजिए उसको फिर, ठीक है। यही कर सकते हैं, क्योंकि कुछ तो धूर्त होते हैं, बिल्कुल जन्म सिद्ध मूर्ख होते हैं, आप उनको नहीं समझा सकते, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक। लड़ाई झगड़ा अननेसेसरी मत करिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप और आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सही हो, सुरक्षित हो। खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए सदा प्रयास करिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को अच्छी अच्छी चीज़ सिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।